छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न कथनों को पढ़िए। तो नीचे कुछ कथन दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। पहला बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में मंदिर प्रमुख स्थापत्य कला के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो यहाँ पर कथनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और मेरे आंसर देने के पहले अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिएगा कि पहला कथन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में मंदिर प्रमुख स्थापत्य कला के रूप में परिलक्षित होते हैं। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला की, तो हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर मंदिर देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ न तो मतलब किले वगैरह उतने नहीं है, जैसे कि आगरे का किला हो गया, राजस्थान में काफ़ी सारे किले हैं, तो उस तरह के किले वगैरह हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो बौद्ध स्तूप हो गए, चैत्य विहार हो गए या दूसरी तरह की स्थापत्य कला, वो अपने यहाँ नहीं है। अधिकतर मंदिर, वैसे अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हमारे भारत में स्थापत्य कला के रूप में मंदिर ही प्रमुखतः से हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी मंदिर ही प्रमुख स्थापत्य कला के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो ये पहला वाला जो कथन है बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में मंदिर वास्तुकला का आरंभ 5वीं शताब्दी से होता है। तो मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में मंदिर वास्तुकला मतलब कि मंदिरों का बनना, निर्माण, इसकी शुरुआत जो है 5वीं शताब्दी से होती है, ये बोल रहा है। तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, वो है बिलासपुर के तालाग्राम से जो मिला है ना, देवरानी जेठानी का मंदिर, वो सबसे पुराना मंदिर है। और इस मंदिर का जो समय है वो लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, अर्थात गुप्त काल में। तो इससे हम लोग मान सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में मंदिर वास्तुकला का आरंभ 5वीं शताब्दी से होता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा कथन दिया हुआ है, 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ईंटों के मंदिर की श्रृंखला देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में ना काफ़ी सारे ईंटों से निर्मित मंदिर भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है महासमुंद जिले में जो सिरपुर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वो जो है ईंटों से निर्मित है और पूरे देश भर में वो विख्यात है ईंटों से निर्मित होने के कारण। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 6वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच ईंटों से मंदिरों का निर्माण होता था। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो भाई यहाँ पर तीनों कथन ही सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक बार इसको अगर आप लोग फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में वास्तुकला के लिए जो प्रमुख है वो मंदिर है। वास्तुकला का आरंभ, मंदिर वास्तुकला का आरंभ 5वीं शताब्दी से होता है। इसको आप लोग ना सरभपुरीय काल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय, जिस समय गुप्तों का शासन था ना, तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में सरभपुरीय शासक भी शासन करते थे। गुप्त वाकाटक भी शासन करते थे, उसके बाद फिर सरभपुरीय आए। तो सरभपुरीय शासकों के समय ही हमारे यहाँ मंदिर वास्तुकला आरंभ हुआ। उस बाद 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ईंटों से मंदिरों का निर्माण होता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ पर मराठों के आक्रमण के समय नागपुर का भोसला शासक कौन था। तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों ने शासन किया था। अब जो मराठे थे वो अलग अलग संघों में, अलग अलग भागों में बटे हुए थे, जैसे कि पुणे में पेशवा हो गए, नागपुर में भोसला शासक, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, उसके बाद वडोदरा में गायकवाड़। तो हमारे छत्तीसगढ़ में नागपुर के भोसला शासकों ने आक्रमण किया था, अपने अधिकार में लिया था। तो यहाँ के शासक कौन थे जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ पर मराठों ने आक्रमण किया? कब किया था भाई आक्रमण? तो 1741 में रायपुर पर और 1741 में रतनपुर, माफ़ी चाहूँगा, ये रतनपुर में 1741 में और रायपुर में हुआ था 1745 में। तो सबसे पहले रतनपुर में हुआ 1741 में, उस बाद 1745 में रायपुर में। तो इस समय जो है शासक कौन था? नागपुर का भोसला शासक रघुजी प्रथम, ध्यान रखेंगे। और किस मराठा सेनापति ने हमारे छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था? तो उसका नाम भी ध्यान रखना है, भास्कर पंत।
भास्कर पंत। ये जो भास्कर पंत है छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए नहीं निकला था, ध्यान रखना। ये जो है बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था और ये जो है रतनपुर होते हुए गया था, तो इसने जो है लगे हाथ रतनपुर को भी जीत लिया। तो रघुजी प्रथम ये उस समय नागपुर का भोसला शासक था और भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। अच्छा, बालाजी बाजीराव ये पेशवा थे, ध्यान रखना। साहूजी महाराज उस समय मराठा छत्रपति हुआ करते थे। रघुजी तृतीय ये कौन थे? तो ये छत्तीसगढ़ पर शासन करने वाले अंतिम मराठा शासक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा, ये 4 नाम मुझसे मिस्टेक से पता नहीं कैसे वो आ गया, तो कौन सा जिला महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिएगा, महानदी अपवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो इनमें से जो रायपुर है, कांकेर है, राजनांदगांव है, कोरिया, ये सभी जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अब देखिएगा, जो महानदी है जो कि सिहावा पहाड़ से निकलती है, धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से, और ऐसे कुछ बहते हुए इस तरह से वो उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। अब जो महानदी है वो तो कोरिया जिले में नहीं बहती है, राजनांदगांव जिले में भी नहीं बहती है, बल्कि रायपुर और कांकेर में तो बहती है, लेकिन राजनांदगांव और कोरिया में नहीं बहती है। तो देखिएगा, राजनांदगांव जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शिवनाथ नदी, और वो महानदी से जाकर के मिल जाती है। तो ये भी जो है, जो राजनांदगांव क्षेत्र से निकलने वाली शिवनाथ नदी जिन जिन क्षेत्रों से बहती है, तो वो सभी भी महानदी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा होगा, क्योंकि जो शिवनाथ नदी है वो आखिरकार महानदी में मिल रही है। ठीक ऐसे ही कोरिया से हसदो नदी का उद्गम हुआ है, और हसदो नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से कोरिया, उसके बाद कोरबा हो गया, बिलासपुर हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, ये सब जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये पूरा जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, ओहाड़ी किस पर्व का हिस्सा है? ओहाड़ी, तो ओहाड़ी जो है ना, ये बस्तर दशहरा से संबंधित है। ओहाड़ी, देखो जो बस्तर दशहरा है ये बस्तर में मनाया जाता है, 75 दिन तक चलता है। ये हरेली अमावस्या से आरंभ होता है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक चलता है। शुक्ल पक्ष, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को ओहाड़ी नामक पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में क्या होता है कि बस्तर के दशहरा में सम्मिलित होने के लिए दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी का जो छत्र वगैरह आया हुआ होता है, तो उसको जो है विदा किया जाता है। साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र के तमाम देवी देवता भी बस्तर दशहरा में सम्मिलित होने के लिए वहाँ की जो पुरानी राजधानी जगदलपुर, जो अभी जिला मुख्यालय भी है, तो वहाँ पर आए हुए होते हैं, तो उन सबको जो है विदा किया जाता है। तो एक तरह से ये विदाई पर्व है जिसको ओहाड़ी कहा जाता है। तो ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है और ये बस्तर दशहरा का अंतिम पर्व है, अंतिम रस्म है, रस्म बोला जाएगा इसको, अंतिम रस्म है ये ओहाड़ी। बाकी गोंचा ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी ये भाद्रपद मास में मनाया जाता है। हरेली जो है सावन अमावस्या में मनाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और बस्तर दशहरा का जो मुख्य कार्यक्रम है वो अश्विन मास में होता है। जिस समय दशहरा मनाया जाता है ना, रावण वध किया जाता है, नवरात्र होता है, तो उस टाइम पे बस्तर में रथोत्सव का कार्यक्रम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस राज्य में अधिकतर सिंचाई किससे होती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतर सिंचाई भाई नहरों से होती है। किससे? नहरों से होती है। लगभग मेरे ख्याल से 60-70% जो सिंचाई है वो नहरों से होती है। दूसरे नंबर पर कुओं से, तीसरे नंबर पर तालाबों से, ध्यान रखना इस चीज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, ममता चंद्राकर को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? ममता चंद्राकर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की एक लोक गायिका हैं, जो कि वर्तमान समय में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति भी हैं, और इनको जो पद्मश्री मिला ये सन 2016 में मिला था पद्मश्री, ध्यान रखना 2016 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन्हें छत्तीसगढ़ का जन कवि कहा जाता है? तो भाई कोदूराम दलित, इनको जो है छत्तीसगढ़ का जन कवि कहा जाता है। बाकी जो लक्ष्मण मस्तूरिया हैं ये छत्तीसगढ़ी गीतकार हैं। ममता चंद्राकर अभी मैंने बताया लोक गायिका, छत्तीसगढ़ी गीतों को गाती हैं। इसके अलावा ममता चंद्राकर से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो राज्य
राज्य राजगीत है अरपा पैरी के धार, उसको भी ममता चंद्राकर जी के द्वारा ही गाया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। झाड़ूराम देवांगन भाई पंडवानी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किस रियासत से प्रकाशित होता था? प्रजा हितैषी, तो जो प्रजा हितैषी है ये राजनांदगांव रियासत से प्रकाशित होता था, प्रजा हितैषी, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर किस वर्ष स्थानांतरित हुई? तो जो पहले क्या था, जो छत्तीसगढ़ है, मतलब कि छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी थे वो दो भागों में बढ़ गए थे, एक रतनपुर शाखा, दूसरी रायपुर शाखा। फिर छत्तीसगढ़ पर मराठों का अधिकार हो गया और रायपुर और रतनपुर एक हो गया। मराठों ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाए रखी। उसके बाद जब अंग्रेज छत्तीसगढ़ में आए तो उन्होंने जो है रतनपुर के स्थान पर रायपुर को अपनी राजधानी बनाई। कब बनाई? तो सन 1818 में। किसने बनाई? तो मेजर एगन्यू का नाम याद रखेंगे, एगन्यू, मेजर एगन्यू, इसने जो है राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। इस राज्य के किस नगर का प्राचीन नाम मृतकागढ़ था? मृतकागढ़, तो किस राज्य का प्राचीन नाम मृतकागढ़ था? तो खल्लारी का प्राचीन नाम मृतकागढ़ मिलता है। वैसे खल्लारी को खल वाटिका भी बोला जाता था, खल वाटिका या खल्लारिका, खल्लारिका, खल वाटिका, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। इसके अलावा मृतकागढ़ भी इसका एक प्राचीन नाम मिलता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।